Good morning students. Today we are going to start lecture 2 of chapter 5 for the class 12 CBSE and RBSE. Okay? चैप्टर क्या था? चैप्टर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज एड्सॉर्प्शन. क्या पढ़ रहे थे हम? एड्सॉर्प्शन को पढ़ रहे थे. एड्सॉर्प्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अधिशोषण. अधिशोषण. अधिशोषण का मतलब यदि कोई गैस, मान लीजिए कोई गैस जो थी वो किस पर एब्जॉर्ब हो रही है? सॉलिड पर, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं. कोई लिक्विड जो है वो यदि सॉलिड पर एब्जॉर्ब हो रहा है तो हम कह सकते हैं. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन जब हमने पढ़ा था तो एब्जॉर्प्शन में हमने क्या पढ़ा था? एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था एब्जॉर्बेट और एक पढ़ा था एब्जॉर्बेंट. हिंदी वाले स्टूडेंट भी देखेंगे. एब्जॉर्बेट मीन्स अधिशोष्य, जो कि अधिशोषित होता है. एब्जॉर्बेट द सब्सटेंस विच इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब. ओके, ये तो अधिशोष्य है. क्या है? अधिशोष्य. और एब्जॉर्बेंट क्या था? अधिशोषक. अधिशोषक का मतलब जिसके ऊपर अधिशोषण हो रहा है. द सब्सटेंस ऑन विच एब्जॉर्प्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस. ओके, तो ये एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा था. ठीक है, फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डेविएशन मतलब पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन क्या है, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन क्या है. यदि एब्जॉर्बेट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एब्जॉर्बेंट, यदि अधिशोष्य ज्यादा होगा अधिशोषक की तुलना में तो धनात्मक और पॉजिटिव होगा. और इफ एब्जॉर्बेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एब्जॉर्बेट देन नेगेटिव डेविएशन होगा. क्लियर? ये आपको बता दिया था. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के टाइप्स की. टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कि जो अधिशोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है. क्लियर? टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में देखिए एब्जॉर्प्शन 2 टाइप का होता है. एक होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन. यहां पर से देखिए ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है. फिजिकल एब्जॉर्प्शन है और एक है केमिकल एब्जॉर्प्शन. अब हाउ कैन वी विल डिफरेंशिएट. ठीक है, देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फिजिकल मतलब एब्जॉर्प्शन जो है वो दोनों ही टाइप का है. फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है कि जो बॉन्ड बन रहा है एब्जॉर्बेट के बीच में, एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट आर binded with weak van der Waals forces. weak van der Waals forces. क्या मतलब हुआ कि जो एब्जॉर्बेट है जो एब्जॉर्बेंट है, जैसे मान लीजिए ये एब्जॉर्बेट है और इसके ऊपर ये कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो रही है. ठीक है, ये तो क्या है? एब्जॉर्बेंट. और ये क्या है? एब्जॉर्बेट. क्लियर? तो जो एब्जॉर्बेट है जो एब्जॉर्बेंट पर लग रहा है, जो अधिशोष्य है जो अधिशोषक पर लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस सरफेस पर यदि कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही है तो ये जो एब्जॉर्ब हो रही है किससे हो रही है? वीक van der Waals फोर्सेस से हो रही है. यानी यहाँ पर बॉन्ड कैसा है? वीक van der Waals टाइप का है. जबकि केमिकल में किस टाइप का बॉन्ड है? केमिकल में जो बॉन्ड है दैट इज वी कैन से स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है. क्लियर? तो दोनों में मेजर डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ पर जो बॉन्ड है दैट इज वीक van der Waals फोर्स और वहां पर जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड. क्लियर? दोनों में क्या डिफरेंस हो गया. ठीक है, अब जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये किस टाइप का होता है? इट इज नॉन स्पेसिफिक होता है ये. ठीक है, जबकि ये कैसा होता है? इट इज स्पेसिफिक. क्या मतलब हुआ? नॉन स्पेसिफिक का मतलब जैसे अभी आपको बताया था कि कोई भी गैस, मान लीजिए हम यही एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि गैस एब्जॉर्ब हो रही है ऑन सॉलिड. तो नॉन स्पेसिफिक का मतलब कोई भी गैस किसी भी सॉलिड पर एब्जॉर्ब हो सकती है. हाइड्रोजन हो सकती है. मान लीजिए आपने ये निकिल ले लिया, निकिल मेटल है जो कि सॉलिड है, इसके ऊपर कोई गैस एब्जॉर्ब हो रही है, मान लीजिए हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन भी हो सकती है, CO2 भी हो सकती है, O2 भी हो सकती है. नॉन स्पेसिफिक का मतलब कोई भी गैस
एनी गैस कैन एब्जॉर्ब ऑन सॉलिड, एनी लिक्विड कैन एब्जॉर्ब ऑन सॉलिड, सॉलिड भी कोई भी हो सकता है और गैस और लिक्विड भी कोई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलर सॉलिड पर एक पर्टिकुलर गैस ही क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, नाउ कम टू दी थर्ड डिफरेंस। व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस? ठीक है, कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है, दोनों डायरेक्शंस में चलता है। जबकि ये कैसा होता है, इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब देखिए, रिवर्सिबल का मतलब है कि ये सॉलिड की सरफेस है, इसके ऊपर कोई गैस एब्जॉर्ब हो रही है। ये मान लीजिए ये कोई एब्जॉर्बेट है, ये एब्जॉर्बेंट है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गए। तो अब यहाँ पर बॉन्ड कैसा है, वीक टाइप का। और यदि कोई बॉन्ड वीक होता है तो इट कैन इजीली बी ब्रेक, उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो हम जो एब्जॉर्बेट है उसे हम आसानी से हटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। तो रिवर्सिबल का मतलब एब्जॉर्बेट को जोड़ा भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग होने के कारण वी कांट ब्रेक इजीली। ठीक है, नाउ कम टू दी फोर्थ, ये जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये कैसा होता है। इसमें अब आप देखिए कि यहां पर जो इस पर दोज गैसेस which are easily liquefiable, जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, है ना। they are easily absorbed। और कौन सी गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर इज मोर, जिनका क्रांतिक ताप बहुत ज्यादा होता है, वो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं। और वो कैसा एब्जॉर्प्शन शो करती हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन शो करती हैं। क्लियर? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर दोज गैसेस which make strong bond with solid, or we can say adsorbent कि adsorbent से those gases which make strong bond, यहाँ पर तो strong bond बनाने वाली जी है। तो देखो बिल्कुल दोनों में डिफरेंस क्लियर है कि स्पेसिफिक होगी तो पर्टिकुलर सॉलिड पर ही जुड़ेगी और उसके साथ ही वो केमिकल रिएक्शन करेगी, तभी केमिकल बॉन्ड बनेगा। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी गैस जुड़ सकती है, वो जनरली वो गैसेस इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी विच आर लिक्विफाइबल। क्लियर? 4 डिफरेंस हो गए। नाउ कम टू दी फिफ्थ डिफरेंस। फिफ्थ डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखिए कि यदि हम इनके ऊपर किस चीज का इफेक्ट देखें, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या है, दोनों ही एब्जॉर्प्शन, चाहे हम इस एब्जॉर्प्शन को लें और चाहे हम इस एब्जॉर्प्शन को लें, इन बोथ केसेस क्या है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट इज मोर, absorption will be more, कि जो आप जिसके ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है कोई भी गैस, ठीक है, जिस किस पर एब्जॉर्बेट जो गैस है वो किसी के ऊपर सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रही है, तो एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। ये मैंने कल फैक्टर्स बताए थे। तो फिजिकल में भी सेम है और केमिकल में भी ये चीज सेम है कि मोर द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन। क्लियर? मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि यदि हम ये देखें कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर से क्या होगा, कि यदि हम प्रेशर का इफेक्ट देखें तो हम देखेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फिजिकल एब्जॉर्प्शन मतलब प्रेशर जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन केमिकल में इसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट
नहीं होगा। क्लियर? नाउ कम टू दी 7th पॉइंट। देखिए ऑन 7th पॉइंट कि यदि हम देखें कि इन केमिकल एब्जॉर्प्शन जो आपका हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपको चाहिए कैसी, लो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, लो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जबकि इसमें मोर एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब लो एक्टिवेशन एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें बॉन्ड वीक टाइप का है, उसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग टाइप का है, ठीक है। नाउ कम टू दी 8th पॉइंट कि यदि हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखें, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन देखें, तो इसकी फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसी होती है, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज, मतलब यहाँ लो होती है, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो, यहाँ पर कैसी होती है, वही हाई होती है। क्लियर? अब 9th पॉइंट क्या है कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, अब उस फिजिकल एब्जॉर्प्शन में देखिए लेयर्स कैसी फॉर्म हो रही है, मल्टी मॉलिक्यूलर, ठीक है, जबकि इन केमिकल एब्जॉर्प्शन लेयर कैसी फॉर्म हो रही है, यूनिफॉर्म लेयर फॉर्म हो रही है। ओके, क्या मतलब हुआ कि ये आपका सॉलिड है, इसके ऊपर कोई भी, ये सॉलिड है आपका पूरा पूरा, इसके ऊपर लेयर एब्जॉर्ब हो रही है गैस की, तो पहले एक लेयर बनेगी, फिर दूसरी बनेगी, फिर तीसरी बनेगी, तो इन दिस वे इट इज अ मल्टी मॉलिक्यूलर। ओके, जबकि यहाँ पर सिर्फ केवल एक ही लेयर फॉर्म होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि यदि हम एब्जॉर्प्शन देखें, फिजिकल एब्जॉर्प्शन देखें या केमिकल एब्जॉर्प्शन देखें, तो वी कैन फाइंड दैट इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, 10th पॉइंट क्या है कि यदि हम टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं आपकी बार, ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि लो टेम्परेचर पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज मोर, एब्जॉर्प्शन इज मोर, यानी हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एब्जॉर्प्शन कैसा होता चला जाएगा, लेस होता चला जाएगा। क्लियर? टेम्परेचर का इफेक्ट यही है कि लो टेम्परेचर पर, क्योंकि आपने देखा था, मैंने आपको क्या बताया था कि एब्जॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस हीट इज रिलीज्ड, so according to Le Chatelier we decrease the temperature. If the temperature is low, then physical absorption is more, but if the temperature is high, then physical absorption will be less. Okay, but यहाँ पर ऐसा क्या है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में आप देखिए कि हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, हाई टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? तो दीज आर द डिफरेंस विच आर मेजर टाइप टू डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। नाउ कम टू दी isotherm. What are isotherms? Isotherm means if there are two variables and if temperature is constant, in that case so now we will read absorption isotherm. Absorption isotherm. What is absorption isotherm? Absorption isotherm means X upon M is directly proportional to P at constant temperature. Isotherm means if two variables at constant temperature, the curve between two variables at constant temperature is known as isotherm. Absorption isotherm क्या कहलाता है? Constant temperature X by M. X is the mass of adsorbate. Mass of
एब्जॉर्बेंट। सो x by m क्या है? इट इज extent of absorption, and that is directly proportional to pressure. More the pressure, more will be the absorption. So it is directly proportional to P. That's why x by m equals to Kp, where K is the constant. It is known as Freundlich adsorption isotherm. Okay, if we take a log on both sides, then log x by m equals to log k plus log p. So curve between log x by m and log p, y is equal to mx plus c. So it's like that. Okay, kp here it is a 1/n. ये 1/n कहाँ से आ रहा है ये मैं आपको अभी बताती हूँ. 1/n. So curve will be like this. It is y एक्सिस पर आपने क्या लिया है? x by m लिया है, और m एक्सिस अपने log p लिया है. k क्या है? It is log k, that is intercept. Okay, and m क्या है? m is the slope, and that is 1/n. Okay. अब यहाँ पर देखो जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है हमने ये कांस्टेंट लगाया, बट ये 1/n कहाँ से आ गया? देखो n क्या है? n here पॉजिटिव इंटीजर है, इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, और वी कैन से कांस्टेंट. क्लियर? अब आप यहाँ पर देखिए कि यदि हम कर्व खींचते हैं किस किस के बीच में, x by m के बीच में और प्रेशर के बीच में, तो हमें कर्व ना इस तरीके से मिलता है, ऐसे. यहाँ देखिए प्रेशर कैसा है? लो. यहाँ कैसा है? मॉडरेट. और यहाँ कैसा है? हाई है. ओके, when pressure is low we can say. ठीक है, जब प्रेशर लो है, लो प्रेशर पे n क्या है? n की वैल्यू होती है 1. n एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1. तो 1/1 इज इक्वल टू 0. तो p इज 0. तो उस टाइम पर क्या होगा? x by m किसके बराबर हो जाएगा? k के बराबर हो जाएगा, क्योंकि p0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. ठीक है. और यदि p जो है कैसा हो जाएगा? ठीक है. अब यदि मान लीजिए मॉडरेट में यदि हम माने, कांस्टेंट पर देखो अभी यदि मॉडरेट प्रेशर की यदि हम बात कर रहे हैं, तो मॉडरेट में प्रेशर ना तो बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हमारा कर्व कैसा आता है उसको हम वहां पर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 1/n के हिसाब से वैल्यू, n की जो भी वैल्यू होती है उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं. क्लियर? ओके, बट इफ P इज वेरी हाई, ठीक है, P इज वेरी हाई, तो उस केस में क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं P इज वी कैन से इंफिनिटी और वेरी हाई. ठीक है, तो जब वेरी हाई होगा तो 1/infinity की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. तो यहाँ पर भी जो x by m है, that doesn't depend upon pressure. It becomes constant at high pressure. Okay, it becomes constant at high pressure. मतलब we can say कि लो प्रेशर पर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर कर्व है और यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है. सो इट्स ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म.
and the types of adsorption. Thank you.